नमस्कार साथियों, भूगोल की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिससे परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीपीएससी की परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, आपको मैं एंडीज पर्वत श्रृंखला का पहले यहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल मैप है वहाँ से समझा दे रहा हूँ। तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये वेनेजुएला से स्टार्ट होता है, कोलंबिया से होते हुए इक्वाडोर नीचे आपका, फिर पेरू, फिर बोलीविया और फिर यहाँ पे आपका जो है अर्जेंटीना और साथ में ये पूरा जो जा रहा है आपका चिली। तो ये साथियों आपका 7 देशों में इसका विस्तार है और आपका ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ आपका विस्तार है और यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भौगोलिक जो मानचित्र है वहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो पूरा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी सिरे से लेकर दक्षिणी सिरे तक गया हुआ है और ये पश्चिमी तट पे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसमें आते हैं हम लोग, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला चीज़ है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है 8,900 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है कि हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखना है वो 4,000 मीटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी और इसकी अवस्थिति यानी कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, उत्तर से दक्षिण विस्तार की ओर। और इसका जो विस्तार है वह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपको विस्तार जो है ये 7 देशों में है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है स्थापित है और ये आपका 7 देशों में आता है। और 7 देश कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। और साथियों आपको ध्यान रखना कि चिली में एंडीज पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपको ये 7 देश जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला से संबंधित है जहाँ पे इनका विस्तार है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत को नवीन मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। और साथियों जो नवीन वलित पर्वत होते हैं उनका जो संबंध होता है वो अभिसारी प्लेट सीमांत से होता है। जैसे हम लोगों ने उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला देखा था, तो आपका रॉकी पर्वत श्रृंखला भी जो है अभिसारी प्लेट सीमांत से संबंधित है। और जहाँ पे अभिसारी प्लेट सीमांत होता है वहाँ वो जो क्षेत्र होते हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत भी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। एंडीज का जो है या दक्षिण अमेरिका की बात करें, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की बात करें, जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अकोंकागुआ और यहाँ पे जो है इसकी जो आपकी ऊंचाई है वह है 6,960 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। और साथियों अकोंकागुआ के बारे में एक तथ्य और है कि एशिया के बाहर जो है विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। बाकी एशिया में आपको पता ही है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और एशिया से बाहर जो आपका अकोंकागुआ है। साथ में अकोंकागुआ जो है एंडीज या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैं आपको अकोंकागुआ का लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है जहाँ पे सैंटियागो है उसी के ऊपर यहाँ पे आपको अकोंकागुआ के बारे में बताया गया है और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कोटोपैक्सी चोटी पे। तो कोटोपैक्सी चोटी जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 5,896 मीटर है और यह ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है और ये सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और साथियों ये भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया है और इस यह किस देश में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वाडोर में स्थित है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोटोपैक्सी के बाद हम बात करें तो आपका जो है चिम्बराजो। तो चिम्बराजो आपको ध्यान रखना है, ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, पूछा गया है परीक्षा में और इसकी ऊंचाई जो है 6,267 मीटर है और यह इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। तो चिम्बराजो और कोटोपैक्सी आपका दोनों कहाँ पे स्थित है साथियों, तो आपका ये दोनों इक्वाडोर में स्थित है। तो आपको ये फैक्ट जो है
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सेरो ओजोस डेल सलाडो। तो सेरो ओजोस डेल सलाडो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6908 मीटर और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। और साथियों यह भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब इसके बाद जो है आपको मैं इन तीनों चोटियों के बारे में जो है जहाँ इनकी अवस्थिति या लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप यहाँ पे देख लें कोटोपैक्सी है और यहाँ पे आपका चिम्बोराजो है। तो ये दोनों ही आपका जो है इक्वाडोर में स्थित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोटोपैक्सी या फिर कोटोपैक्सी के बाद चिम्बोराजो है। और साथियों यहाँ पर आपका सेरे ओजोस डेल सलाडो है 6908 मीटर और यह दक्षिण अमेरिका कह ले या विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा इसको प्राप्त है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग आएंगे तो जो है अब अगले पॉइंट पे आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित, और जो अगला पॉइंट है वह है आपका दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। तो बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, और इसमें साथियों जो आपका पहला मरुस्थल है जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं वह है अटाकामा मरुस्थल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो अटाकामा मरुस्थल के बारे में आपको पहला फैक्ट ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसकी अब स्थिति कहाँ पे, तो चिली में है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी जो चिली है, चिली का जो उत्तरी पार्ट है वहाँ पे है, उसका क्षेत्रफल साथियों 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और यह शुष्क गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। अटाकामा का मैं आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ मैप में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी चिली में जो है आपका ये अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और अटाकामा मरुस्थल से संबंधित एक फैक्ट आपको यहाँ और भी ध्यान रखना है कि चिक्की का माता या चिक्की का माटा जो है चिली में स्थित एक जगह है, और यह साथियों दुनिया में उत्खनन मात्रा के मामले में सबसे बड़ी खुली गड्ढे वाली तांबे की खदान है। तो जो कॉपर की जो ओपन पिट माइन होती है वो यहीं पे स्थित है, जो सबसे बड़ी है विश्व में। तो वो चिक्की का माटा में स्थित है, और चिक्की का माटा आपका कहाँ स्थित है, ये अटाकामा मरुस्थल में ही स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथियों फिर आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना कि अटाकामा मरुस्थल वहाँ पे सोना, नाइट्रेट और साथ में तांबा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पे इसका बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन भी होता है। फिर अगला है साथियों पैटागोनिया का मरुस्थल। तो पैटागोनिया का मरुस्थल का पहले हम लोग अब स्थिति देख लेते हैं मैप में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अर्जेंटीना में, दक्षिणी अर्जेंटीना में आप देख पा रहे हैं कि पैटागोनिया का मरुस्थल जो है आपका उत्तरी तट के पास में यहाँ पे दिखाया गया है। तो पैटागोनिया का मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम संबंधित फैक्ट्स देखते हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपका साथियों ये ध्यान रखना कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है या सबसे बड़ा मरुस्थल है, पैटागोनिया स्टेपी भी कहते हैं इसको। तो पैटागोनियन स्टेपी या पैटागोनिया स्टेपी इसको बोलते हैं। इसके अलावा वृष्टि छाया क्षेत्र, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है रेन शैडो रीजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसको जो है जहाँ पे बारिश जो है बहुत कम मात्रा में होती है, और यह जनरली पर्वत के दूसरे तरफ होता है। पर्वत के एक तरफ आपको साथियों जिधर से मानसून पवनें आती हैं उस साइड बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो दूसरा साइड होता है पर्वत का वह जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो आपको यह ध्यान रखना कि जो पैटागोनिया का मरुस्थल है वो वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से इसका निर्माण हुआ है, और यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। फिर हम लोग आगे आते हैं तो दक्षिण अमेरिका के पठार देखते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पठार में आपको जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि को ध्यान रखना है, ये ब्राज़ील में स्थित है। माटो ग्रासो का पठार है, ये भी ब्राज़ील में स्थित है। इसके अलावा बोरबोरेमा का पठार, ये भी ब्राज़ील में स्थित है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने ब्राज़ील में स्थित है। इसके अलावा गुआना की उच्च भूमि जो आपका वेनेजुएला, गुआना और ब्राज़ील में स्थित है। इसके अलावा बोलीविया का पठार आपका बोलीविया में स्थित है। मैं इन सब का जो है आपको लोकेशन मैप में दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि ये ब्राज़ील में स्थित है। और इसके अलावा साथियों ये माटो ग्रासो का पठार, ये भी ब्राज़ील में आपका स्थित है। और साथ में आपका जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोरबोरेमा का पठार, ये आपका उत्तरी ब्राज़ील में जो है पूर्वी तट पे स्थित है आपका। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका बोलीविया का पठार भी है। तो आपको जो है
ये फैक्ट्स आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसके अलावा आपको गुयाना की उच्च भूमि रह गया, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो आपका जो गुयाना की उच्च भूमि है ये यहाँ पे है। तो इधर आपका वेनेजुएला पड़ता है और नीचे आपका जो है ब्राज़ील के हिस्से में है, और साथ में आपका जो है गुयाना भी हो गया। तो आपको 3 देशों में ध्यान रखना कि जो गुयाना की उच्च भूमि है उसका विस्तार वेनेजुएला, गुयाना और ब्राज़ील में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में साथियों आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला चीज़ है कि दक्षिण अमेरिका में लानोस जो है वो घास का मैदान है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया कई बार। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको दक्षिण अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको लानोस नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है सेलवास के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेजन वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो अमेजन नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में जितने भी वर्षा वन हैं उनको अमेजन वर्षा वन कहते हैं। और अमेजन वर्षा वन को जो है अगर आप देखेंगे तो ये विषुवतीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। विषुवतीय वर्षा वन का मतलब होता है कि ऐसे वन जो आपके इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा के जो है 10 डिग्री उत्तरी या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित हों, ऐसे वनों को विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से जो है 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ हो सकते हैं। तो आपका जो है आपको सेलवास के बारे में ध्यान रखना कि ये अमेजन बेसिन में विषुवतीय वर्षा वन है, और विषुवतीय वर्षा वन को जो है अमेजन वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है साथियों सेलवास के नाम से वहाँ पे लोकली जाना जाता है, स्थानीय नाम इसका सेलवास है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो पंपास है। तो पंपास जो अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड का उदाहरण है। और आपको साथियों ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास का मैदान आपका कौन सा है, तो पंपास है। इन तीनों की अब स्थिति मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मानचित्र में, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लानोस यहाँ पे है, और लानोस जो है आपका ये ओरिनोको नदी भी इस क्षेत्र से बहती है, बहते हुए जाती है। तो लानोस जो है आपका यहाँ पे हो गया। और उसके बाद फिर साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेलवास है। सेलवास जो है अमेजन वर्षा वन है, जिनको विषुवतीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा साथियों आपका जो है पंपास आपको ध्यान रखना है। और साथियों जो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वो जनरली 30 डिग्री उत्तरी या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद आते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपके जो है ये समशीतोष्ण घास के मैदान आते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। तो जो समशीतोष्ण घास का मैदान होता है वह आपका जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश में ये पाए जाते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। तो दक्षिण अमेरिका की नदियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है अमेजन नदी, और इससे बीपीएससी ट्री पीआरटी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी ट्री पीआरटी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे गए थे, और जो प्रश्न आपका पूछा गया था वो अमेजन बेसिन से पूछा गया था कि वहाँ पे जो है कितने देश आते हैं। तो साथियों इस कक्षा में हम लोग जो है अमेजन नदी के बारे में जो है संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अमेजन नदी के बारे में हम लोग कुछ पहले महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो आपका ध्यान रखना है साथियों कि आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और लंबाई के हिसाब से जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नील नदी आपको ध्यान रखना है कि जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पर आपका अमेजन है, दूसरी सबसे लंबी नदी, और आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और अमेजन नदी तंत्र आपको ध्यान रखना है, अमेजन नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अमेजन नदी तंत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है, और साथियों 9 देशों में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है। और साथियों जो 9 देश हैं ये आपके इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील। तो आपको ये ध्यान रखना। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा इसका जो बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा आपका ये ब्राज़ील में है।
इसके अलावा अमेजन नदी आपका जो है 4 देशों से होकर बहती है, और 4 देश कौन से हैं? तो पेरू है, कोलंबिया है, बोलीविया है, और ये आपका ब्राज़ील हो गया। तो ये 4 देश हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। फिर है अमेजन का उद्गम स्थल। तो अमेजन का उद्गम स्थल आपको एंडीज पर्वत ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में जो है हमने अध्ययन कर लिया है। और यहाँ पे साथियों रियो मोंटारो नाम की जगह है, या फिर जो है इसके अलावा अरेक्विपा भी आएगा, तो भी आपका आंसर जो सही माना जाएगा। तो अमेजन का उद्गम स्थल चाहे रियो मोंटारो दिया रहे या अरेक्विपा क्षेत्र दिया रहे, वो एंडीज पर्वत ही में ही स्थित हैं दोनों क्षेत्र। और साथियों अमेजन का जो मुहाना होते हैं उसको जो है क्या बोलते हैं? तो मकापा बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो अमेजन का मुहाना है तो मकापा, उस क्षेत्र को मकापा बोलते हैं, और ये अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है। और अमेजन की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं तो आपको ध्यान रखना है, अपूरीमैक नाम है एक का, और दूसरे का नाम यूकाली है। और ये शुरुआती सहायक नदियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपूरीमैक और यूकाली। और इसके अलावा मेडीरा नदी है जो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग अमेजन नदी के बारे में मानचित्र में देख लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो अमेजन नदी है, यहाँ पे आपको उकाइली नदी दिख रही है, और ये आपको अमेजन नदी का आपको दिख रहा है। और ये आप साथियों देख पा रहे हैं कि ये जो है एक हिसाब से जो आपका इक्वेटर है भूमध्य रेखा के समानांतर बहती है। तो अमेजन नदी को एक संज्ञा यह भी प्राप्त है कि यह इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के समानांतर बहती हुए जाती है। और यहाँ पे आप मेडीरा को देख पा रहे हैं जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका जो मुहाना है, अमेजन नदी का मुहाना है, इसी को जो है मकापा कहते हैं। ये जो क्षेत्र है तो इसी को क्या बोलते हैं? मकापा। और आपका यहाँ पे इक्वाडोर है, तो आपका जो देश आते हैं अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में, इक्वाडोर हो गया, यहाँ पे आपका जो कोलंबिया हो गया, यहाँ पे आपका जो है वेनेजुएला हो गया, फिर आपका गुयाना हो गया, और यहाँ पे सूरीनाम हो गया, फिर आपका यहाँ पे फ्रेंच गुयाना हो गया। इसके अलावा नीचे आपका ये ब्राज़ील का पूरा क्षेत्र हो गया, और फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो है पेरू हो गया, और साथ में जो है यहाँ पे आप इस क्षेत्र में आएंगे तो ये आपका बोलीविया हो गया। तो आपका जो है अमेजन नदी का जो विस्तार है या बेसिन क्षेत्र वो 9 देशों में आता है। और अमेजन नदी जो आप ये डायरेक्शन देख पा रहे हैं, तो जब इसकी बात आएगी कि अमेजन नदी किन 4 देशों से होकर बहती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वह ब्राज़ील में है। तो आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी का मुहाना है। तो अटलांटिक महासागर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ओरिनाको नदी पर। तो ओरिनाको नदी का लोकेशन मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपका गुयाना उच्च भूमि से निकलती हुई जाती है, और यह साथियों लानोज जो क्षेत्र आपका, लानोज जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उस क्षेत्र से बहते होकर जाती है। और इसकी साथियों सहायक नदी है कैरोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरोनी नदी पर साथियों एंजिल जलप्रपात स्थित है। और एंजिल जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, एंजिल जलप्रपात आपका यह ओरिनोको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और साथियों यहाँ पे इतना ऊंचा जलप्रपात है कि पानी गिरने से पहले, ज़मीन पे पहुँचने से पहले भाप बन के वो वहाँ पे उड़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है पराग्वे पराना नदी तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पराग्वे पराना नदी तंत्र है, और इसका जो उद्गम स्थल है इस नदी का तो वो आपका ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। और इसके अलावा साथियों इताइपू बांध जो है पराना नदी पर स्थित है। और इसका जो मुहाना है उसको रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण अटलांटिक सागर में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पराग्वे पराना नदी तंत्र के बारे में। फिर आपका है साथियों जो रियो डी ला प्लाटा, वो है क्या? तो रियो डी ला प्लाटा आपका 30 किलोमीटर लंबा नदमुख है, जिसको एस्चुरी बोलते हैं इंग्लिश में, और जो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच स्थित है। तो जब साथियों नदी जब समुद्र के अंदर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, जो भी लोड वगैरह सेडिमेंट लोड वगैरह कैरी करके ले जाती है अपने साथ में, बालू गाद मिट्टी वगैरह, तो जब वो समुद्र के अंदर इकट्ठा करती है तो उसको जो है नदमुख बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। और वही जब समुद्र से पहले नदी जब गार माटी
वगैरह जो है आपका सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट करती है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा क्या है, नदमुख है, यानी कि समुद्र के अंदर में आपका यह बन रहा है। और यह 30 किलोमीटर लंबा नदमुख है जो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच स्थित है। मैं इसका आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। तो आपका ये जो है उरुग्वे और पराना नदी ये हो गया, और आपका ये रियो डी ला प्लाटा हो गया, रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र हो गया, ये उरुग्वे हो गया, ये पराना नदी हो गया यहाँ पे, और ये आपका जो है नदमुख क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपका ब्राज़ील है और नीचे आपका उरुग्वे हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ब्राज़ील की प्रमुख झीलें। तो ब्राज़ील की प्रमुख झीलें में जो है, और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना कि जो रियो डी ला प्लाटा है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच स्थित है, ब्राज़ील नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है फिर ब्राज़ील की प्रमुख झीलें, तो बहुत महत्वपूर्ण है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील के बारे में आपको ध्यान रखना कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो दो देशों के मध्य स्थित है, और देश कौन से हैं, पेरू और बोलीविया। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब यहाँ पे नाव वगैरह चल सकते हैं। और साथियों आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, टिटिकाका झील। इसके बाद है पूपो झील, ये आपका बोलीविया में स्थित है। इसके अलावा आपको बहुत महत्वपूर्ण है पाटोस लैगून, पाटोस लैगून या पाटोस झील। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे बड़ा तटीय लैगून है। तो जो तटीय जो लैगून होते हैं वो सामान्यतः आपके तटीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, और यह ब्राज़ील में स्थित जो है। और लैगून में साथियों आपको ध्यान रखना है कि यह मीठे पानी तथा खारे पानी दोनों का मिश्रण होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो लैगून होते हैं वो मीठा पानी या खारा पानी का मिश्रण होता है। भारत में जो सबसे बड़ा लैगून है वो आपका चिल्का लैगून है। जो चिल्का झील है वो लैगून ही है। तो आपको जो है ये भारत का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे बड़ा लैगून झील है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब विषुवत रेखा से गुजरने, जो विषुवत रेखा होती है आपकी जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, वह आपने मैप में भी देखा है कि आपका जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और इसमें आपको ध्यान रखना कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील जो है विषुवत रेखा पे स्थित है, यानी विषुवत रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ECB से आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका विषुवत रेखा पर स्थित है। तो साथियों आज की दक्षिण अमेरिका की क्लास खत्म होती है। कल साथियों हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में परीक्षा दृष्टि से जो BPSC परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने BPSC के साथियों में। और इसके अलावा जो UP PCS प्री परीक्षा की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को साथियों ध्यान रखना है। और परीक्षा दृष्टि से आपके जो प्रश्न आते हैं, वो जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा दृष्टि से विश्व भूगोल से, वो मैं आपको इस पूरी कक्षा में आपको जो है करा दे रहा हूँ। और साथियों आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जा रहा है हर एक वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है टेलीग्राम का लिंक ओपन करके वहाँ से आप जो है वीडियो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ से आपको PDF फ्री में आपको दी जा रही है, जो आपको PDF है सारी PDF फ्री में दी जा रही है। बहुत अच्छे नोट्स हैं जिसमें। तो ठीक है साथियों, फिर अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।